अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान और प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे फैसल शकील साहब, फारूक हमीद खान साहब, मुबशिर बुखारी साहब और इसके साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे सज्जाद मीर साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कल सेनेट ने आर्मी एक्ट में तरामीम से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की, उस पर बात करनी है। करारदाद में यह कहा गया कि आर्मी एक्ट के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला इत्तफाकी राय से बेसिकली हुआ ही नहीं था। इस फैसले में कानूनी अभाव मौजूद हैं, लिहाजा लार्जर बेंच इसका जायजा ले। आर्मी एक्ट के हवाले से कल ऐवान बाला में ये आवाजें भी गूंजती दिखाई दी हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां फौजी अदालतों में होनी चाहिए। दूसरी जानिब नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी ने इस पर सवालात खड़े कर दिए हैं और उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद उस वक्त मंजूर की गई जब सिर्फ 12 अराकीन ऐवान में मौजूद थे। यह करारदाद जमहूरियत की नफी ही नहीं बल्कि जमहूरियत पर शब खून भी मारा गया है। सबसे पहले फारूक हमीद खान साहब, आप ही की जारी में सवाल लेकर आ जाती हूँ। आपको क्या लगता है कि सेनेट में जो मौजूद 12 से 14 लोग थे, उनके पास ये इख्तियार है कि वो सिविलियन को दहशतगर्द करार दे सके? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि सिविलियन को दहशतगर्द करार दिया जाए। इसका आप स्पिरिट समझने की कोशिश करें रेजोल्यूशन की, चाहे बेशक उसमें अपना 12 ऑनरेबल सेनेटर थे और मतलब पीटीआई के सेनेटर भी उसमें शामिल थे। उसकी वजह यह है कि पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 2015 में, खास में उसकी बात कर रहा हूँ जो लास्ट मामला हुआ था मिलिट्री कोर्ट्स का, कि एपीएस साने एपीएस के बाद उन्होंने और पॉलिटिकल पार्टीज ने तमाम ये जो मिलिट्री कोर्ट के जो ट्रायल हैं दहशतगर्दों के, सिविलियंस के, उसको अप्रूव किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बकायदा ज्यादा दी थी 2 साल के लिए। मेरा ख्याल है अमेंडमेंट एक खास की गई थी अपना आइन और कानून में। सो मेरा मतलब कहने का ये देखें, इस वक्त भी हम उसी सूरत हाल को फेस कर रहे हैं। आपको मालूम है कि कितनी सख्त दहशतगर्दी की वेव पिछले काफी अर्से से पाकिस्तान में आई हुई है, लिहाजा उनके ट्रायल करने हैं। अगर आप नॉर्मल कोर्ट में करेंगे तो वहां पे मामला जो है वो बड़ा लटक जाएगा। तो मिलिट्री कोर्ट की खूबी है, पहले भी कई दहाइयों में मिलिट्री कोर्ट होते रहे हैं। स्पीडी जस्टिस, स्पीडी ट्रायल, राइट ऑफ डिफेंस और उसके बाद राइट ऑफ अपील। और इस दफा तो देखें, ये आज जो साइफर केस के हवाले से भी मैं आज देख रहा था कि इवन वो जो कोर्ट है उसके बारे में भी कहा गया था कि जी ये उसमें फैमिलीज है, और एक फैमिली मेंबर ने तो बल्कि उनकी तारीफ की थी कोर्ट के आज हेयरिंग। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि सेनेट की रेजोल्यूशन जब आती है तो बेशक आपने कहा कि लोग कम थे, लेकिन इट स्टिल रिप्रेजेंट्स, आफ्टर ऑल ये एक पार्लियामेंट का अपर हाउस है। तो मेरे अपनी और पीछे शोहदा की फैमिली ने भी बड़ा इस पे एहतजाज किया है और सुप्रीम कोर्ट को भी रिक्वेस्ट की है। मैं ये समझता हूँ कि अब ये एक लार्जर बेंच जब बनेगा, जब हुकूमत अपना अपील दायर करेगी, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सीरियसली रिकंसिडर करेगी। अच्छा। और क्योंकि ये नहीं हो सकता कि दहशतगर्द जो है वो जनाब अपना दंदनासे फिरे और उनके ट्रायल ना हो सके और उनकी कनेक्शन भी ना हो सके। तो मिलिट्री कोर्ट मैं समझता हूँ एबनॉर्मल हालात में बिल्कुल अगर उसकी रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट गालिबन फेवरेट जो आएगा ये तमाम सामने रखते हुए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है आपका। फारूक साहब, सजाद मीर साहब, आप ही की जानिब सवाल लेकर आती हूँ। आप बता दीजिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से किसको फायदा देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, फायदा तो किसी को देने की कोशिश नहीं की जा रही। अच्छा। पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होती, ये सिविलियन कोर्ट की कोर्ट्स होती है। हाँ जी। अगर सच पूछें तो सिविलियन कोर्ट्स को भी साबित करना पड़ेगा कि वो कोर्ट्स हैं, क्योंकि दुनिया की नजर में उनकी जो हैसियत है वो बहुत पीछे है। दुनिया नहीं मानती कि पाकिस्तान की अदालतें जो है उनमें इंसाफ कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये साफ नजर आता है। और 147 कितना दर्जा है, कितना दर्जा नहीं है। लोअर कोर्ट इंसाफ नहीं कर पाती, हायर कोर्ट करते रहे हैं, तमाशे होते हैं इस मुल्क में, वो कम नहीं है। इसलिए कोई ये कहना कि मिलिट्री कोर्ट बड़ा खतरनाक चीज है और सिविलियन कोर्ट्स बड़ा इंसाफ देती है, इंसाफ देने के लिए तो असूली तौर पर अच्छी बात है कि आम अदालतें ही सारा काम करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो अभी तक जब 67 से ये कानून बना है, सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले भी आए, उन्होंने इसमें एंडोर्स किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स ना कीजिएगा,
कि ये फौजी अदालतों में कह लीजिए, मिलिट्री कोर्ट कह लीजिए, में ट्रायल हो सकता है सिविलियन का। अच्छा। और दुनिया भर में होता है, कई मामलों में ट्रायल होता है, उसको अलग से किया जाता है। और अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ एक फैसला दे रहा है। हाँ जी। अब जब अभी ठीक कहा गया कि इस फैसले के खिलाफ जब अपील होगी तो शायद सुप्रीम कोर्ट रिकंसिडर करे। इसमें 3 जज तो वो हैं जो हम ख्याल जज गिने जाते हैं, जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़ाहर नकवी, और 2 जज दूसरे हैं जो जरा अलग से सोचते हैं। एक तो खैर उन्हीं की तरह का है, एक जरा दबंग है, उसने अपना इख्तिलाफी नोट भी कुछ लिखा है। मसला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को, जो कि एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ था और जिसके मुताबिक अब जो कार्रवाई शुरू हुई थी, उसको कितना नल एंड वाइट करना चाहता है खास हालात के मुताबिक, तो ये भी एक सोचने की बात होगी ना जी। सुप्रीम कोर्ट को उस पर रिकंसिडर करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इंसाफ के तकाजे क्या है। और यकीन तौर पर इस मुल्क में दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, उसमें बहुत सी बातें हैं जो फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि जब वो काबू नहीं आती तो फिर क्या सिविल लिबर्टीज और क्या रूल ऑफ लॉ, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता है इस मुल्क में। हम डेमोक्रेसी करते रहते हैं, डेमोक्रेसी की बसात भी लपेटी जाती है। फिर ये अदालतें जो हैं एक आमर को इस बात का अख्तियार देती है कि आप आइन में भी तरमीम कर सकते हैं। तो ये सारी वो सूरत हाल है कि हमें सोचना चाहिए। मुल्क के जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बताती हैं कि हम बहुत ही खतरनाक सूरत हाल में हैं और इस सूरत हाल में से निकलना, बचना आसान नहीं है। और कोई रास्ता अगर कोई मिल सकता है तो मिल जाना चाहिए। हमें छोटी छोटी चीजों पर रुकावटें डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये मुकदमे कुछ एक आध तो ऐसे हैं जिसको ओपन कोर्ट्स में, अब ओपन कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए, यानी ओपन कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए। ये जेल में ट्रायल करना ठीक नहीं, ये तो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल नहीं था, जेल में ट्रायल करना ठीक नहीं, ये ओपन कोर्ट में किया जाए। और बाई सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? अच्छा, ये बात ठीक कह रहे हैं कि वहाँ फॉरेन मीडिया मौजूद हो, वहाँ और लोग मौजूद हों, वो इजाजत देनी चाहिए। कलभूषण से भी जोड़ा जा रहा है इस मसले को। किसका साथ? कलभूषण। हाँ, कुलभूषण के साथ जोड़ा जा रहा है, बहुत सी बातें की जा रही हैं। हम कुछ लोग लाडले बन गए हैं और अदालतों के भी लाडले बन गए हैं। ये अभी भी कहा जा रहा है जी, ये अभी भी लाडले की गूंज सुनाई दे रही है जी, सुनाई दे रही है। लाडला तो किसी को कहा जा रहा था ना पहले, कुछ टाइम पहले तक। किसी को अब वो सियासी तौर पे कहा जा रहा है, वो तो सियासत है, इलेक्शन है। अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए इस मुल्क में। हमारे एक बहुत ही बाखबर शख्स, बाखबर तो नहीं मैं कहूंगा बल्कि कहूंगा रूहानी तौर पर बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके मुंह से ये फिक्र निकल गया कि अल्लाह करे इलेक्शन ना ही हो तो अच्छा है। चले नाम भी ले लीजिए, वो कौन है, ये क्या जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो नहीं, सजाद मीर साहब रख दे सामने नाम। अब मेरे ख्याल से उनसे इजाजत नहीं है नाम लेने की, वरना मैं कह देता। लेकिन ये है कि वो उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो रहे हैं, उन्होंने कहा अल्लाह करे ना ही हो तो अच्छा है। अच्छा, ये चले यही बता दीजिए, नून लीग से उनका ताल्लुक था या पीपल्स पार्टी से? नहीं। अच्छा, दोनों सियासी जमातों से नहीं था ना। तो बस बड़ी शख्सियत। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हाँ, बहुत बड़ी शख्सियत, रूहानी शख्सियत है जिसने ये बात कही। तो क्या खौफ क्या है, डर क्या है सज्जाद मीर साहब, क्यों ना हो इलेक्शन? इलेक्शन होने का मतलब डर ये है कि दहशतगर्दी होगी। अच्छा, कर दी जाएगी। दहशतगर्द कुछ भी कर सकते हैं। किसी आपने तो वो तो वैसे भी हो रही है सज्जाद मीर साहब, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन ना भी हो या हो भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हो रही है, हम तो भुगत रहे हैं दहशतगर्दी को। मैं तो ये कहता हूँ इलेक्शन हो भी, दहशतगर्दी की तो बात छोड़ दें, इलेक्शन हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ना भी हो तो क्या फर्क पड़ेगा। क्या खूब, फसाद तो हमने डालते रहना है। सही, इलेक्शन हो भी जाए तो हमने नहीं मानना, इलेक्शन ना भी हो तो फिर तो खैर बिल्कुल ये सूरत हाल खराब है। मैं तो उन लोगों में चाहता हूँ कि इलेक्शन किसी ना किसी सूरत में हो जाएं, ताकि एक दरिया को तो पार करें, फिर दूसरे दरिया ताकि एक मसले से तो निकले कि इलेक्शन नहीं हो रहा, ये बात कर करके थक गए। इलेक्शन के बाद हम ये कहने के काबिल या लायक तो रहे कि भाई इलेक्शन ठीक नहीं हुए, साफ और शफाफ नहीं हुए। हमारे पास भी कोई दूसरा सवाल हो सज्जाद मीर साहब, हम भी थक गए कि सवाल कर करके। मुबशिर बुखारी साहब, मैं आपसे पूछ लेती हूँ सवाल, आप ही की जानिब लेकर आऊंगी। ये चंद लोग जिनकी तरफ सादिया बासी साहिबा इशारा कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को लगता है कि करारदाद के जरिए मुस्तरद कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं माइक टेस्ट नहीं किया था। लाउड एंड क्लियर। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये अजीब, मैं सादिया अब्बासी की जुर्रत पे भी हैरान हूँ।
और जो करारदाद है इस पे भी हैरान हूँ। सही। उसकी वजह ये कि जब ये फैसला आया तो उस वक्त भी आपके प्रोग्राम हमारी बहुत शदीद डिबेट भी चली और उस दिन तकरीबन सारे न्यूज चैनल्स पे यही डिबेट चल रही थी। देखिए, जहां पे भी पैरेलल सिस्टम ऑफ जस्टिस होता है उसका मतलब है कि एक सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा। चलिए हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि जहां पे कुछ सिविलियंस के जो हैं वो ट्रायल किए जा सके। तो फिर तो करारदाद ये होनी चाहिए थी हमारी सेनेट की तरफ से कि जी अपने जुडिशियल सिस्टम को ठीक कीजिए, ना कि ये आती कि वो जो फैसला आया है उसके खिलाफ करारदाद एक दे दी जाए। मुझे बाकायदा इसमें से एक बू आ रही है कि एक रिफ्ट जो ऑलरेडी पहले पिछले दौर में उमर अता बंदियाल के दौर में तो वाजे थी और उस वक्त एक क्लियर किस्म की डिवीजन थी बेंच और लेजिस्लेटर में। लेकिन अब लेजिस्लेचर अब हमारी कौमी असेंबली नहीं है और उसके बाद हमारे ईवान बाला यानी सेनेट से कुछ हजरात जो हैं वो सडनली ये करारदाद दिए हैं, तो वो ये रिफ्ट को वाइडन करने की कोशिश की जा रही है। मेरे जाती ख्याल में ये एक ऐसा एक क्रिटिकल जंक्चर ऑफ हिस्ट्री है जब हमारी अदलिया शायद कुछ पुराने धोने की कोशिश कर रही है। सही। और जब कुछ आम डिसीजन लिए जा रहे हैं ऐसे वक्त में हमारे चंद ऐसे अफराद तरफ से करारदाद आना जो कि खुद ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं जो हमेशा से जब उसके अपने मामलात थे तो उस वक्त तक ऐसी कोर्ट्स को वो बिल्कुल रिजेक्ट करते रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये कोई बिगर पिक्चर इसको अगर करके देखा जाए तो ये एक मुझे तो कोई कंस्पिरेसी काइंड ऑफ थिंग लग रही है कि इसको एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट का फैसला और दोबारा फिर नजर-ए-सानी की अपील जाए और उसके ऊपर जो है वो फिर इन फौजी अदालतों के हक में जो है फैसला आ जाए। अदरवाइज मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो जामे किस्म का फैसला है, सिविलियन है। और मैं दोबारा ये कहूंगा कि अगर हमें ये शायबा है, बल्कि शायबा क्या है, हमारा जुडिशियल सिस्टम डिलैपिडेटेड है, ये खस्ता हाल है, ये इंसाफ फराहम नहीं कर सकता। तो फिर क्या सूरत रह जाती है? फिर सूरत ये रह जाती है कि अगर ये इसे आप रिफॉर्म नहीं कर सकते, जो कि करने की कोशिश की जा रही है मेरे ख्याल में, अगर आप रिफॉर्म नहीं कर सकते तो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग विद दिस डिलैपिडेटेड जुडिशियल सिस्टम वी शुड एबॉलिश इट। और हमें सारे फैसले, हमारे दीवानी, हमारे माइनर क्रिमिनल केसेस, हमारे टेररिज्म केसेस, सारे फिर आप ऐसे कीजिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में चला लीजिए, उसमें जमीनों के फैसले, तलाकों के फैसले, फैमिली कोर्ट, सारा कुछ वैसा कर लीजिए, क्योंकि हमारा जुडिशियल सिस्टम ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त इंतहाई खस्ता हाल में है। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि इस सिस्टम को किया जाए और इसको रिफॉर्म करने की कोशिश की जाए और इसको इस मकाम पे लाया जाए जब हमारे जिन लोगों ने करारदाद पेश की है उन्हें इस तरह की करारदादें पेश करने की नौबत ना आए। उन्हें यकीन हो कि अगर कोई दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द है, उसके खिलाफ एविडेंस है, तो उसको यही अदालतें जो है वो सजा देंगी और वो जो सजा कानून के मुताबिक है। अदरवाइज ये हम ला हासिल गुफ्तगू करते रहेंगे और इस तरह की चंद फुलझड़ियां जो हैं वो किसी ईवान में या किसी अदालत में अपराध छोड़ते रहेंगे और अवाम जो है इसी खस्ता हाल जुडिशियल सिस्टम का विक्टिम बनती रहेगी। बिल्कुल ठीक। फैसल शकील साहब, एक जानिब देख लीजिए शहदा की फैमिलीज का प्रोटेस्ट, दूसरी जानिब सेनेट से ये करारदाद का मंजूर होना, मुल्क में अब कौन सा नया सियासी तूफान आने वाला है, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, सियासी तूफ़ान तो आने वाला है क्योंकि इंतखाबात भी करीब है और वो आपस में आप देख सकते हैं कि अब जो है वो गोलाबारी शुरू हो गई है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में। मैं आपको बताऊं कि ये जो करारदाद है इसके हवाले से 92 अरकान जो है वो मौजूद नहीं थे, सिर्फ जो है वो 12 मौजूद थे और 12 में से 2 जो है वो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के रज़ा रब्बानी और मुश्ताक अहमद ने, इन्होंने जो है वो इस करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिए। सादी अब्बासी ने
ये निशानदेही की और ये कहा कि शबखून मारा गया। बिल्कुल इसी ऐवान में जो है वो ये गुज़िश्ता रोज़ हुई थी और इसी ऐवान में जो है वो इसकी आज जो है इस पर जो है वो तनकीद की गई और ये बताया गया कि ये जो है गलत मंजूर की गई है और इससे जमहूरियत को नुकसान होगा। बिल्कुल मुबशिर साहब का सही कहना है कि हमारा सिस्टम, अदलिया का सिस्टम सुप्रीम कोर्ट अगर भी इस काबिल 2 नहीं दफा है पहले तो फिर कह चुकी तमाम है। केसेस जो है वो बिल्कुल तमाम केसेस जो है वो सिविलियन के वहाँ चलना चाहिए, जायदादों के और तलाकों के और जो है दहशतगर्दी के। हमारे इस सिस्टम को जो है वो मजबूत करना चाहिए, इसमें रिफॉर्म्स लाना चाहिए, ना कि ये करारदाद जो है जिस तरह उजलत में पेश की गई। और ये करारदाद जो है एक और सवालिया निशान ये है कि ये एजेंडे में शामिल नहीं थी। अच्छा। तो अचानक से ये एजेंडे में शामिल कराना और किसके कहने पर ये शामिल हुई, ये भी सवालात उठते हैं और इसको इस तरह से मंजूर करा के और ये कहा गया कि भारी अक्सरियत से जो है मंजूर हो गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं सामने सबके और ये इशारा कर रही हैं कि किस तरफ कौन जो है वो क्या करना चाह रहा है। तो वाज़ह है ये चीज़ें कि किस तरीके से जो है वो अदलिया और मैं कुछ जो कहना है वो चाहूँ आवाम जी फारूक साहब, मैं इनको जो है आपको इनका दिमाग बनाया जा टाइम रहा है देती और हूँ। खेल फैसल रहा साहब है। का मैं पॉइंट, ठीक है जी फारूक हमीद साहब। देखिए, मेरा ख्याल है हम इसको एक बहुत ही टनल विजन कहूँ या उस हवाले से मायोपिक तरीके से इसको देख रहे हैं। हाँ। आप नेचर ऑफ द सिचुएशन देखिए क्या? कि इस वक्त 102 केसेस 9 मई के जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में उनका मामला शुरू हो गया था, ये हो रहा है, ये चल रहा है, वो भी कंफर्म नहीं है। हाँ जी। तो बेसिकली ये उस चीज के लिए दरकार है मिलिट्री कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2 कि वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमलों का मामला था। नंबर 2 ये है कि जो दहशतगर्द हैं, जिनको माजी में भी आप दहशतगर्द हो जाए, जासूस हो जाए, इस पे कॉन्स्पिरेसी वाले केसेस में जो सिविलियन इन्वॉल्व है फौज के साथ, उनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होते रहे। तो लिहाजा ये कोई ये नहीं कि पाकिस्तान में तो मार्शल लॉ चल रहा है जिसमें तमाम केसेस मिलिट्री कोर्ट जो है वो राउंड द क्लॉक काम करते हैं। भाई एक मखसूस सूरत हाल है जिसको आपने डील करना है। अगर आपको याद है एपीएस के बाद जो मिलिट्री कोर्ट बने थे और उनने 250-300 दहशतगर्द को सजाएं मिली थी, तो पेशावर हाई कोर्ट के लेट चीफ जस्टिस उन्होंने तो वो तमाम को छोड़ दिया था, सुप्रीम इंटरवेन किया और उन लोगों को मामले को रोक दिया उधर। वी डोंट नो उसके बाद उनके केसेस का क्या बना। लेकिन माय पॉइंट इज कि ये see the bigger picture, it's a question of national interest, it is a question of national security और internal security का मामला है। तो जब ये मामले हो तो उस वक्त कोर्ट मखसूस आपने बताओ जायज होते हैं, नॉट एज अ रूटीन। ठीक है सज्जाद मीर साहब, सादिया अब्बासी साहिबा एक तो ये कह रही हैं कि जो करारदाद है वो तो जमहूरियत की नफी है। उसके साथ ही साथ उन्होंने मार्शल लॉ की बात भी की है कि अगर अब ऐवान में मार्शल लॉ की करारदाद भी आ जाए तो क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाना चाहिए, इसकी तरफ भी वो इशारा कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से या आपके ख्याल से आपको क्या लगता है कि बड़ी मानी खेज है उनकी ये स्टेटमेंट, इग्नोर नहीं किया जा सकता जिसे? अच्छा, मैंने बहुत सारी जो गुफ्तगू हुई है, अच्छा, आपके पार्टिसिपेंट की गुफ्तगू सुनी नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने मुझे बताया कि ये बात ही हुई है। देखिए, जब पार्लियामेंट ने पास किया उसको छोड़ें, सही, सारे अदारे एक जैसे हैं। लेकिन इस वक्त सवाल है अदलिया का। अगर आपका गुस्सा है, लड़ाई है फौज के साथ, तो मैं एक मिसाल देता हूँ तुर्की की। तुर्की में यही होता था कि हर कोई 4-6 साल के बाद फौज आती थी, किसी को फांसी भी लगाती थी, किसी को निकालती थी, किसी को अंदर करती थी, छुट्टी करके कब्जा करके बैठ जाती थी और कहती थी सेकुलरिज्म के नाम पे हमने ये कर दिया है। ये करती रहती थी। लेकिन जब तैयब अर्दोगान आए तो उन्होंने फौज को कुछ नहीं कहा। शुरू में उन्होंने आके पहले बहुत सारी जजों को, छोटे लेवल पर बड़े जजों की छुट्टी कराई, पता नहीं कितने 100 जजों की छुट्टी कराई। और जब जरा मुल्क में इंसाफ का निजाम बेहतर हुआ तो फिर वो आगे बढ़े। अब भाई आपका इंसाफ का निजाम ही ठीक नहीं है। आप ये कहते हैं पार्लियामेंट ने गलती की है, अदालतों ने कौन सा ठीक किया? इतने साल से पैसे देती रही कि ये सिविलियन के मुकदमे जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला देता रहा, वो मिलिट्री कोर्ट में सुने जा सकते हैं। आज अचानक उन्होंने फैसला दे दिया, उसमें 3 तो वही हम ख्याल जज बैठे हुए थे। हाँ जी। तो ये तमाशा जब आप करेंगे तो फिर कहाँ आप रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी की बात करेंगे?
है कि ये आपकी पार्लियामेंट की बात, तो पार्लियामेंट की बात छोड़ें, ये तो हमने पांचा दूसरा लगा रखा है। मैं जुडिशरी के खिलाफ भी बोलूं, पार्लियामेंट के खिलाफ भी बोलूं और किसी और के खिलाफ भी बोलूं, तो कैसे चलेगा ये मुल्क? कर तो यही रहे हैं, यानी किसी एक से भी मुतमिन नहीं, किसी ना एक अदारे से मुतमिन है, ना किसी एक अपने इंस्टीट्यूशन को हम कह सकते हैं कि इसने बिहेव किया, ना किसी एक सियासी जमात से हम मुतमिन है, क्योंकि अब अलग बात है। लेकिन अगर ये कहना कि इस असूल के तहत इंसाफ मिलना चाहिए, अचानक सुबह सुबह उठ के अदालतों ने फैसला दे दिया, अचानक फैसला दे दिया, पूरी बहस भी नहीं करवाई और फैसला दे दिया कि ये नहीं सुनी जा सकती, इतनी जल्दी क्या थी, अर्जेंसी क्या थी उन्हें? तो ये जज वही से थी ना, मैंने गिनवा दी आपको। और हो सकता है कि ज्यादा जज हो वो भी यही फैसला दें कि सिटीजन को सुनना चाहिए, तो मूड ये हुआ है, मजाज ये हुआ है। और जस्टिस काजी फाइज़ ने तो ये भी कह दिया है कि मैं आइन का पाबंद हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का पाबंद नहीं हूँ। एक उन्होंने बड़ी एक बुनियादी बात कही, ठीक है, लेकिन हम भी जो है वो फिर अगली बात उन्होंने ये कही थी कि आइन से ज्यादा एक जात ऊपर भी है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हम जो लोग हैं असल में उसी जात के पाबंद हैं, और देखना यही है कि अगर इस मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के नाम सज्जाद मीर साहब, काजी फाइज ईसा साहब ने तो ये भी सवाल उठाया था कि आप ये कह देते हैं कि ऊपर से फैसले आते हैं, ये ऊपर से फैसले कहाँ से आते हैं? मुझे मुबशिर बुखारी साहब का पॉइंट लेने दीजिए। मुबशिर साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मुबशिर साहब, क्या आप गुफ्तगू सुन पाए सज्जाद मीर साहब की? जी, मुझे सज्जाद साहब की आवाज नहीं आई। अगर आप एक आध फिक्रा मेरे लिए ट्रांसलेट कर दें तो बहुत शुक्रिया होगा, वरना मैं अपना पॉइंट जो है वो अर्ज किए देता हूँ। मुबशिर साहब, सज्जाद साहब के मुताबिक सवाल उठाएं तो किसकी कारकर्दगी पर उठाएं? हमारी अदलिया उस तरह से इंसाफ नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए, हमारी सियासत में उस तरह से सियासतदान नहीं रोल प्ले कर रहे जिस तरह से करना चाहिए, तो फिर तो ये ब्लेम गेम उनके मुताबिक होती रहेगी ना, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहेगा, तो फिर क्या होगा? इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जी देखिए, अर्ज ये है कि वो तो हम इकरार कर चुके हैं कि हमारी अदलिया जो है वो नहीं कर रही, उस पे तो मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ सज्जाद मीर साहब से। लेकिन उसका क्या हाल है कि हम एक अल्टरनेटिव जस्टिस सिस्टम दे दें, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ट्रेंड सेट कर रहे होंगे। और बाय द वे, इसमें मैं मियां नवाज शरीफ को और उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा मूरद इल्जाम ठहराता हूँ कि इन्होंने माजी में जो हमें अल्टरनेटिव कोर्ट्स दिए हैं उसका नुकसान ही हुआ है। हमारे अदालती निजाम में कोई बेहतरी तो आई नहीं। वो इतनी एनर्जीज स्पेशल कोर्ट्स बनाने में, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बनाने में, और इवन मिलिट्री कोर्ट्स भी माजी में बनाई गई। अगर वो इतनी एनर्जीज अपनी हमारे सिविल जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करने में खर्च कर देते तो शायद कहीं ना कहीं बेहतरी आ जाती। दूसरी बात यह कि शोहदा, देखिए, हमारे कौम की प्राइड है हमारे लिए, और उनकी फैमिलीज का दर्द भी हमारे दिल में है, और उसमें कोई शक बेशक उसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन वही अर्ज करता हूँ ना, ये करारदाद उस वक्त कब क्यों नहीं आई जब हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 40,000 टीटीपी के लोगों को वापस आबादकारी के लिए ला रहे थे। वो उस वक्त हमारी इस तरह की करारदाद क्यों नहीं आई जब उनके एक स्पोक्समैन को टीवी पे पेश किया जा रहा था, जो ये क्लेम करते थे कि जी हमने हमारे शोहदा के अजीम सरों से फुटबॉल खेले हैं। उस वक्त तो हम बड़ा प्रोजेक्शन भी हमारे टीवी चैनल्स कर रहे थे उन साहब के, और कोई करारदाद उस वक्त नहीं आई थी। ये जो जिन 6 साहब के नाम जो है फैसल भाई ने जो बताए हैं, नाम तो नहीं बताए लेकिन वो आ जाएंगे, उनकी तरफ से जरा देखिए कहीं पे कोई आई थी कंडमनेशन? उस वक्त कोई करारदाद आई थी कि भाई ये क्यों कर रहे हैं आप? ये शोहदा के खून से गद्दारी नहीं है। मसला सिर्फ ये है, मसला अपना अपना एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत ही जो है वो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। मैं दोबारा ये कहूंगा कि कम से कम हमें मीडिया को और कौम को इन 6 हजरात का मुहासबा करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें जो सेटल डाउन होने की तरफ जा रही हैं उसमें आप इस तरह की करारदाद लाके दोबारा खराबी पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आपका भी क्लियर है। मुबशिर साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम साइफर केस को डिस्कस करेंगे। इमरान खान के गिर्द जो मजीद घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है उसका जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। आगे बढ़ेंगे। बात पाकिस्तानी अदालतों में जहां सियासी मामलात की भरमार है, वहीं कानूनी मामलात भी मजीद पेचीदा से पेचीदा होते नजर आ रहे हैं। अभी तक हुकूमत साइफर केस के जेल ट्रायल का दिफा ही नहीं कर पा रही थी कि मगर वजारत कानून ने जेल में ट्रायल का एक और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए भी नया लायहा अमल तरतीब दे दिया है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी हलकों में यह बहस छिड़ गई है कि चेयरमैन पीटीआई को साइफर में रिलीफ और अल कादिर ट्रस्ट में बेसिकली जेल में रखने का इरादा किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले सवाल लेके मैं सजाद मीर साहब आप ही की जानिब आ जाती हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोकने का आखिर हुक्म क्यों दिया? इसके बाद ये है कि ये जो तासुर मिल रहा है कि इमरान खान के घेरा तंग किया जा रहा है या किया जा रहा है, ये सवाल पैदा नहीं होना चाहिए था। अगर कोई 9 मई सचमुच ऐसी चीज है, उसकी यकीनन है पाकिस्तान की तारीख जो है 9 मई के बाद बिल्कुल बदल गई है। बहुत से एडवोकेट लोग जो हैं बहुत सी ऐसी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए जेन्युइनली नजर आते हैं, मुझे कंसर्न नजर आते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, अदालतों से टकरा गए हैं लोग। कुछ कहते हैं कि हमें घेरा गया है, कुछ वो भी ठीक कहते होंगे, लेकिन ये है कि इसके बारे में इस मामले को इतना डिले क्यों किया गया? आखिर ये डिले करने का मतलब क्या है? जिस तरह उसमें जुडिशरी ने बिहेव किया है, लेकिन इसको कोर्ट ने पकड़ लिया। पहले कोर्ट से लोग पकड़े जाते रहे, आप बोलते थे, वो भी नहीं करते थे। तो बहरहाल छोड़िए इस बात को, जैसे ही वो वाकया हुआ, जो भी हुआ, लेकिन असल बात ये है, जो भी करता डरता है, उन्होंने मई के वाकयात के बारे में इतनी देर नहीं करना चाहिए। मुकदमे जो भी थे, दूसरे मुकदमात भी जो थे, वो उस मुकदमात को डिले करने के बजाय आपने 14 महीने से वो बंदा इख्तियार से हटा हुआ है, 16-17 महीने हो गए हैं, आप तमाशा देख रहे हैं। अगर कोई शख्स पॉपुलर है तो पॉपुलरिटी का मतलब ये नहीं है कि उसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, या पॉपुलरिटी का मतलब ये नहीं है कि उसने कोई जुर्म किया है तो उसको उसकी सजा नहीं मिलना चाहिए। और इंसाफ के तराजू अपने हैं, उसका पॉपुलरिटी का कोई ताल्लुक नहीं हुआ करता। वो आपको अमल करना चाहिए, तो आपने नहीं किया, डिले किया है। और जब मुकदमा डिले किए जाते हैं ना, तो बंदे को हीरो भी बनाते हैं, बहुत सी बातें अफवाह भी फैलाते हैं, बहुत खतरनाक बात है। मोहम्मद अली जौहर को जब मुकदमा चलाया गया, उस पर शायद मुकदमा को जानता ना जानता क्या कहा मोहम्मद अली ने, अदारिया लिखा, अदारिया से वाकफ होते ना होते, लेकिन जब मुकदमा चलाया गया, उस मुकदमे के तौर पर वो सब कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े लीडर बन गए। तो ये सारी सूरतें होती है कि मुकदमों को इस तरह चलाना और केसेस को इस तरह लेके आना। अमेरिका में ये हो रहा है, ट्रम्प के बारे में क्या हो रहा है? अगर पकड़ते हैं फिर दूसरा मुकदमा कर देते हैं, तीसरा मुकदमा, अजीब और गरीब शक्ल बनी। पॉपुलैरिटी तो फिर कम नहीं होती सज्जाद मीर साहब, ऐसे तो पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ जाती है। पॉपुलैरिटी ट्रम्प की कम नहीं हो रही जी, अमेरिका के लिए मुसीबत पड़ी हुई है ना। वो आज मैंने पढ़ रहा था, बाइडेन इज टू ओल्ड एंड ट्रम्प इज टू ट्रम्प। सही, ये टू ट्रम्प वाली जो इस्तेलाह है, ये बड़ी अजीब और गरीब है। यहाँ भी हमारे यहाँ ये गिना जा रहा है कि इमरान इज टू इमरान। हमारे लिए तो फिलहाल सबसे बड़ा मसला ट्रम्प साहब की जो स्टेटमेंट है इमरान खान साहब के लिए, वही बनी हुई है। हम तो इस मसले से नहीं अभी तक बाहर निकल रहे कि उन्होंने ऐसा कहा, तो कहा क्यों? ये बातें तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हम अगर इंसाफ तो ये होता है कि फिर आप ये ना देखें कि इंसाफ किसके खिलाफ होना है या किसके हक में होना है, कर दें आप। अगर 9 मई को ऐसा वाकया हो, फौरन आपको कार्रवाई करनी चाहिए, फौरन कार्रवाई होती, जो भी होता। ये सारे केस पकड़े थे, प्रेस में मीडिया ट्रायल होता रहा, महीना 2 महीने 3 महीने, उसके बाद आप केस फाइल कर रहे हो। अरे फाइल करो सीधे तरह से, सही, शुरू से करो, डिले क्यों कर रहे हो मामले को? ऐसे ऐसे क्यों ला रहे हो, ऐसे ऐसे क्यों अनफोल्ड किए जा रहे हो? सारे को क्लियर मुकदमा थे, वो कह रहे हैं कि तहकीक हो रही है, तफ्तीश हो रही है, फलां हो रहा है, ये हो रहा है। ये मैं क्या कहूँ, दुनिया का जस्टिस सिस्टम, ये जो हमारी सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड है, उसका जस्टिस सिस्टम ही ऐसा है कि बात लंबी पड़ जाती है तो बात बिगड़ जाती है। और वही बिगड़ी हुई बात है जो पाकिस्तान में है, और इसकी मैं क्या कह सकता हूँ कि सूरत हाल तो किसी काबू में नहीं है। और ये नहीं हो सकता इस बात को नजरअंदाज किया जाए, और ये भी नहीं हो सकता कि उस बात पर कोई कार्रवाई करने के लिए उन हदूद से निकला जाए जो इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ जाती है। बिल्कुल ठीक है। मुबशिर बुखारी साहब, मैं आप ही के पास सवाल लेकर आ जाती हूँ। मुझे साइफर केस के हवाले से जरा थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि क्या उसमें कमजोरियां हैं? ऐसा क्यों लगता है कि साइफर केस में जो है रिलीफ मिल जाएगा पीटीआई चेयरमैन को? उनके वकीला तो खैर काफी ना सिर्फ बजिद हैं बल्कि कॉन्फिडेंट हैं, और दूसरी जानिब अल कादिर ट्रस्ट अब उनके सामने आके एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। तो ये क्या सूरत हाल मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की जा रही है पीटीआई चेयरमैन के लिए?
जी देखिए, आपने डबल बैरल्ड क्वेश्चन कर लिया, तो पहला पहले एक सवाल का का जवाब हाँ, तो ये जवाब है फिर कि दूसरा देखिए हाँ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी थी हुँ, कि जनाब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को आपने पब्लिक पब्लिक कर कर दिया। दिया, जी। नंबर 1। नंबर 2 जो उन पे था कि वो जो लेटर था वो ही गायब हो गया, हुँ, लेकिन फिर आखिरकार अभी वो फिर आ गया। रिसेंट मिल गया। जी। तो उसमें शायद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के बावजूद जो है हुँ, शायद इतनी सॉलिड एविडेंस ना हो जो ये तो चूंकि जेल में ट्रायल हो रहा है इसलिए हुँ, हमें उसके बारे में, लेकिन चूंकि उनके लॉयर्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं हुँ, तो लेकिन मेरे ख्याल में हुँ, कुछ ना कुछ मीट होगा। लेकिन अब जरा दोनों पर्सपेक्टिव हम देख लेते हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं, यानी उनके वकला चाहते हैं कि उनका ओपन ट्रायल हो, जेल में ट्रायल ना हो। हाँ जी। अच्छा, मजे की बात कि कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब जेलों में सॉरी कोर्ट्स में जाया करते थे, हुँ, तो उन्होंने एक बयानिया ये दिया कि जनाब मेरी जान को शदीद खतरात लाक हैं, मैं कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता। फिर जिस प्रोटोकॉल के साथ वो जाया करते थे, बुलेट प्रूफ शील्ड्स जो थी उनके गिर्द तनी हुआ करती थी, और वो जिसका मतलब उनके मुखालिफिन ने मजाक भी उड़ाया, हुँ, लेकिन बहरहाल उनकी जिंदगी के खतरात अपनी जगह पे मौजूद थे, हुँ, इसलिए वो बुलेट प्रूफ शील्ड्स के साथ। इसी तरह जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में वाकया हुआ, उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो लोग थे, उन्होंने कुछ एजेंसीज के नाम लिए और कहा कि वो लोग जो है मेरे एक्टिविस्ट की शक्ल में थे और वहां पे खून खराबा हो जाना था। और उसके बाद उन्होंने मतलब एक जगह पे ट्रायल की बात की कि मेरा ट्रायल एक जगह पे कर दिया जाए, जी। जेलों में सॉरी कोर्ट्स में जाने से खतरे हैं जान को। अब जबकि वो जेल में हैं और प्रोटेक्टेड हैं, हुँ, तो वो चाह रहे हैं कि वो कोर्ट्स में जाएँ। उसकी सिंपल सी रीज़न है, हुँ, जब वो ओपन कोर्ट्स में आएँगे, हुँ, तो इनका इंटरैक्शन होगा विद मीडिया, हुँ, उनका इंटरैक्शन होगा विद हिज सपोर्टर्स, और उनका मैसेज कन्वे होगा। पॉपुलैरिटी उनकी अपनी जगह पे मुसल्लमा है, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और हुँ, अगर कोई इनकार कर रहा है, तो वो मेरा ख़्याल है कि अहमकों की जन्नत में रह रहा है। मैं वैसे इस तरह के डिक्शंस यूज़ नहीं करता, लेकिन हाँ, ऐसे मामले में करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान का वोट बैंक जो है, हुँ, वो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि वो इंटैक्ट है। अब दूसरी तरफ क्या प्रॉब्लम है, जो लोग अपनी अटमोस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं हुँ, कि किसी तरीके से पीटीआई के वोट बैंक को वो क्रम्बल कर दें, कम कर दें, रिड्यूस कर दें, कट टू साइज़ कर दें, वो नाकाम हो रहे हैं। ठीक। और और ये ऐसी कौन सूरत-ए-हाल कोशिश में कर रहे हैं? अंदाज़ा है बुखारी साहब ये कि कोशिश पीपल्स कि पार्टी अगर नून लीग इमरान कर खान रही है, पीडीएम की जो 13 जमातों का इत्तेहाद था वो कर रहे हैं या फिर उससे भी बड़े कर रहे हैं? जी, मिलके सब। इट्स अ मतलब जॉइंट आप प्लान। मानते हैं कि सब एक पेज पे मैं हैं और पीटीआई सिर्फ अभी फिलहाल एक पेज पे। जी, जी, ये जॉइंट प्लान है और उसमें जो है लीड कर रहे हैं मतलब पीएमएलएन और दूसरी ताकतें, हुँ, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं हो पा रहा। हाँ जी। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज़ का प्रॉब्लम ये है कि उन्हें इस वक़्त, चूँकि वो मियाँ नवाज़ शरीफ को एक ख़ास जो बेंचमार्क है, उस पे देखना मसीहा चाहते के हैं तौर कि पर उनकी देख रहे हैं। पॉपुलैरिटी का हुँ, वही लेवल हो जो माज़ी में होता था, जी। जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, हुँ, लेकिन वो कामयाबी नहीं। ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर इमरान खान साहब को लाया जाता है ओपन कोर्ट्स में और वो अवाम से इंटरैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, हुँ, तो वो बैक टू स्क्वायर वन वाली पोज़ीशन पे चली जाएँगे। तो सारी हुँ। जैसा एफर्ट्स भी पिछले दिनों खत्म हमने हो देखा जाएँगी। सोशल मीडिया पे एक पिक्चर ही उनकी किस तरह इसलिए से मेरा वायरल हो ख्याल गई है, थी। हुँ, ठीक है, ठीक मैं है। अपने तौर पे माइनस ये समझता हूँ कि यही जी, वजह है हुँ। कि उनका जेल में ट्रायल के लिए ज़ोर दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। फारूक हमीद खान साहब मैं आपसे पूछ लेती हूँ बुशरा बीबी के हवाले से भी 190 मिलियन पाउंड केस में क्या बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिसकी कोशिशें चल रही हैं इस टाइम? देखिए, वो तो जिस तरह मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं और अभी हुँ, इस तरह उनको ईसीएल पे कल डाल दिया गया है नैब के कहने पे, और जिस तरह उनको नैब बुला दिया, क्वेश्चनर दिया गया है, तो ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। नैब पहले भी बड़े लोगों को अरेस्ट करती रही है कि कितने हमने देखा है हुँ, पीएमएलएन के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, अब पीटीआई के दौर में, हुँ, तो नैब अगर उनको अरेस्ट कर लेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। ये तो नैब का सिलसिला तो चल रहा है। हुँ, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, जब से हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब आए हैं, उन्होंने थोड़ा नज़र आ रहा है कि वो ज़रा अपना वो असर्ट करने की कोशिश की है, मेबी फॉर द रीज़न कि वो चाहते हैं कि आइन और कानून जो है उसको अब सुप्रीम किया जाए या उसकी बालादस्ती कायम की जाए। तो हम देख रहे हैं कि नीचे जो हाई कोर्ट्स हैं, वो भी असर्ट कर रहे हैं। तो हुँ, लिहाजा ये जो साइफर केस में जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि ये भी हाई हाई कोर्ट की तरफ से एक एस्केलेशन है
कि जनाब हम बुक के मुताबिक जाना चाहते हैं, लेकिन बात वही है जिस तरह हमारे मोहतरम गेस्ट ने भी फरमाया कि ये मामला इस वक्त सिक्योरिटी का इशू है, जिसमें मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको कहा था, वो मैंने हालांकि लिख दी थे लेकिन मैं बात कर गया कि आज कुरैशी साहब की जो डॉटर है उन्होंने कहा कि हम बहुत मुतमिन हैं क्योंकि फैमिली दोनों की अटेंड करती है कोर्ट प्रोसीडिंग, चेयरमैन पीटीआई की और शाह महमूद कुरैशी की भी, कि जनाब ये प्रोसीडिंग बिल्कुल ठीक तरीके से कंडक्ट की जा रही है और जज साहब का और कोर्ट का कॉन्डक्ट है वो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने उस लिहाज से कोर्ट की प्रोसीडिंग पे इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन पॉइंट ये है कि ओपन कोर्ट होगा तो वो ज्यादा फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अवाम जो है उनका इंटरेस्ट, उनको भी पता पड़ता है क्या कौन कौन से विटनेसेस हैं, क्या बातें हो रही हैं, और फिर मीडिया 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 के लिए तो फिर बहुत एक मामला बन जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा मामला बेसिकली सिक्योरिटी के है, और दूसरा जिस तरह कि जब मीडिया आएगा तो फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट जो है वो हो सकते हैं। लेकिन बात क्या है, दिस इज अ लीगल प्रोसेस ऑन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है, अब 3 दिन के बाद पूरे रिकॉर्ड मंगवाया है, आगे क्या होता है। कई मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ भी बड़े फैसले दिए हैं, अब एक फैसले में थोड़ा लगता है कोई रिलीफ है, तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये पता नहीं 3 दिन के बाद क्या फैसला होता है, ये तो चलता रहेगा। ठीक है फैसल शकील साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अल-कादिर ट्रस्ट केस ही है, या क्या ये इकलौता केस है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस रह चुका है? क्योंकि नैब ने इससे पहले उठाकर देख ले, हम नवाज शरीफ पे भी, आसिफ अली जरदारी पे भी, इसहाक डार साहब पे भी, हमजा शहबाज शरीफ पे भी केसेस बनाए थे, क्या बना उन केसेस का? वो तमाम केसेस दाखिले दफ्तर हो गए और उनके फैसले भी आ रहे हैं कि वो तमाम लोग जो है वो बेगुनाह और मासूम करार दिए जा रहे हैं और बरी हो रहे हैं। यही फैसला हुए। इस वक्त यही आपका कहना बेगुनाह ठीक दुरुस्त है है कि और मासूम कुछ पाकिस्तान का ज्यादा ही सबसे कह रहे बड़ा हैं मसला जो है वो इस वक्त यही कर दिया गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो अल-कादिर ट्रस्ट बना दिया गया है। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि डॉक्टर आसिम पर भी 460 अरब रुपए का जो है वो केस बना था। शर्जील इनाम मेमन पे भी जो है वो अरबों रुपए के केस बने थे। उन केसेस का क्या हुआ, उनके वो कौन से मंतकी अंजाम पे पहुंचे, उनका भी मीडिया ट्रायल हुआ, वो भी जो है वो केसेस चलते रहे और बड़े दावे करते गए। इस तरह माजी में सियासतदानों पर जो है वो इस तरह के केसेस बनते रहे हैं और उनका कोई अंजाम नहीं निकला। और ये भी अल-कादिर ट्रस्ट भी आने वाला वक्त बताएगा कि इसका भी यही सूरत हाल होगी, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर है। और किसी जब कोई हुक्मरान आता है तो जो मुखालफिन होते हैं वो केसेस बनाते हैं, और फिर जब वो जाता है तो फिर जो उनके मुखालफिन केसेस बनाते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है, इल्ज़ामात लगते रहते हैं लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते। किसी केस का जो है पाकिस्तान में फैसला नहीं हुआ है। किसी मुल्जिम को आप बताएं करप्शन में मुलव्विस जिसको सजा हुई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, मुस्लिम लीग का हो या किसी भी जमात का हो, फैसल शकील कोई साहब, भी सिस्टम जिस पे की अरबों कमजोरी रुपए। को मेंशन किया आपने, इसकी मैं वजह सज्जाद मीर साहब से पूछ लेती हूँ। सज्जाद मीर साहब, हमारे सिस्टम की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह क्या है? वुड यू लाइक टू मेंशन द नेम? असल बात यह है जी कि जिस तरह हमारा सिस्टम चल रहा है जी, उसमें कोई एक अदारा भी ठीक तरह काम नहीं कर रहा है। शुरू में तो ये अदारे ठीक काम कर रहे थे, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो थी। शुरू में कितना? शुरू में सज्जाद साहब हैं जी, शुरू में कितना? शुरू में ठीक काम कर रहे थे? पहला मार्शल लगने से पहले। सही। और जब पहला मार्शल लगा तब भी हमारी ब्यूरोक्रेसी कम से कम ठीक तरह काम कर रही थी। ठीक। पहले मार्शल से पहले हमारे बहुत से सियासतदानों ने बहुत सी हमाकतें की होंगी, लेकिन एक सियासतदान ऐसा नहीं था जिस पर पैसे की करप्शन का इल्जाम लगा। एक सियासतदान ऐसा नहीं, लेकिन उन पर सियासी हेराफेरी के इल्जाम बहुत है। ऐसे ऐसे इल्जाम हैं कि आप बात करें तो आदमी घबरा जाता है। कि पाकिस्तान में जब लैंड रिफॉर्म की बात की, दौलताना भी कम शरारती आदमी नहीं था, शरारती का लफ्ज़ मैं ऐसे ही जरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन दौलताना ने जब लैंड रिफॉर्म की बात की तो उस वक्त क्या, यानी कि यहाँ के नवाब अफकालाबाद, नवाब नसरुल्लाह खान, नौबहार शाह, जनरल आबद हुसैन यानी कि आबदा हुसैन के वालिद, इन सब ने मिलकर एक जमात बनाई, अंजुमने तहफ़्फ़ुज़े हक़ूक़े ज़मींदारां तहत शरिया। सब्र कीजिएगा, कैसे बैकवर्ड लोग थे, लेकिन इनमें से किसी एक पर भी पैसे की करप्शन का इल्जाम नहीं था। ब्यूरोक्रेसी अयूब खान के जमाने तक जो थी वो ठीक काम करती जा रही थी।
हमारी फौज की एक रेपुटेशन थी और ये कहा जाता था कि जो काम फौज करेगी फौज के हाथ में होगा। अब हम कहते हैं तो जनाब तेल आ रहा है ईरान से, हमारा वजीर दाखिला कह रहा है, तो वो कोई ऊँटों पे थोड़ा आ रहा है, गाड़ियों पे आ रहा है। और साथ हम ये कहते हैं कि अब तो हमारे आर्मी चीफ ने कह दिया कि कोर्ट मार्शल ही नहीं होगा बल्कि जेल में भी जाएंगे। क्या मतलब इन सब बातों का? अब देखो ना बातें तो अब ये कि हमारा कोई भी अदारा जो है एक हमारा कल्चर बन गया है, लाइफस्टाइल बन गया है। कोई अदारा भी अपने तरीके के साथ काम नहीं कर रहा, टूट मार बचा रखी है। सियासतदानों में किसी पार्टी की बात कर लें, किसी सियासतदान की बात कर लें, आप मुश्किल से उनको 100 में से 50 नंबर दे पाए। अवाम तैयार ही नहीं यकीन करने के लिए, शायद इतना यकीन कर लिया और इतनी डजे इस टाइम अवाम को पहुंच चुकी हैं। मेरे ख्याल से मुबशिर साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फारूक साहब भी, लेकिन वेरी क्विक रिस्पांस आई वांट फ्रॉम बोथ ऑफ यू क्योंकि मुझे उसके बाद ब्रेक के तरफ जाना है। जी फारूक साहब। जी देखिए जी, ओवर द ईयर हमारे सोसाइटी कॉम्प्रोमाइज सोसाइटी बन चुकी है और इस कॉम्प्रोमाइज सोसाइटी की जो है उसकी सराहियत हमारे इदारों में भी आ गई है। कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं और डिफरेंट केसेस मंतकी जहाँ तक नहीं पहुंचते हैं, एनआरओ चलते हैं, इंडस्ट्रीज चलती हैं और ठीक है, दो केस है। ठीक है बुखारी साहब का जल्दी से पॉइंट, उसके बाद मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी बुखारी साहब। वो अपना वो भी सुप्रीम कोर्ट में जज लगाए थे, फिर जाके पनामा के दो रहे थे जी। और उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये करूंगा कि सियासतदानों की विक्टिमाइजेशन का मामला भी ठीक शुरू हो गया था जब एब्डो का लॉ लेके आए थे, जिसको हम आज भी ब्लैक लॉ कहते हैं, जिसके तहत 240 पॉलिटिशियंस को डिस्क्वालीफाई किया और कई ब्यूरोक्रेट को खामखा में निशाने इबरत बना दिया गया। उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी। हुसैन शहीद सोहरवर्दी उसी में ही ठीक बुखारी साहब पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे फौरी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद पर हम बात करेंगे, जो कि अभी सियासी हरीफ हैं एक दूसरे के। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कल के हरीफ आज के हलीफ बन चुके हैं और जो माजी करीब में वजारतों को एंजॉय कर रहे थे, अब म्यान में तीर निकालकर मुखालिफिन पर सीधे वार कर रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज भी एक फील्ड बनाई जा रही है, मगर पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने के लिए तैयार है। नून लीग को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी, बल्कि जरदारी आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी और पूरी पीपल्स पार्टी की काबीना की जानिब से। दूसरी जानिब नवाज शरीफ इलेक्टेबल्स को राग़िब करने के लिए स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद बनाना चाहते हैं और आज शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम बलोचिस्तान को खुशहाली का वो पैकेज देंगे जो इससे पहले किसी ने नहीं दिया। तो सवाल इससे जुड़ा ये है हमारा, जो कि मैं सबसे पहले सजाद मीर साहब आपकी जानिब रख देती हूँ, क्या नून लीग को वाकई कोयटा के इलेक्टेबल्स की जरूरत है? अभी पड़ती है। वैसे मुस्लिम लीग नून का ये रवैया रहा है कि वो छोटे सूबों के कौम परस्तों के साथ खास तौर पर ताल्लुकात बेहतर करती है। पीपल्स सिंध के कौम परस्तों के साथ उन्होंने 96-97 में बहुत अच्छे ताल्लुकात कर लिए थे। फिर शायद पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात की वजह से वो ताल्लुकात खत्म किए गए। यानी उस वक्त तो एक ऐसा मरहला भी आया था जब उन्होंने मुमताज भुट्टो जो कि रेड कार्ड कंबल है इनके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, उसको सदारत की पेशकश भी कर दी थी। इस तरह जो बलूचिस्तान का मामला दूसरा हुआ करता है। बलूचिस्तान का मामला ये हुआ करता है कि वो हवा का रुख देखते हैं। यही बात पार्टी थी जब ये बलूचिस्तान की क़यादत थी ना, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को खत्म कराया था। अब वही लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ आ रहे हैं। ठीक है सजाद मीर साहब, चले बलूचिस्तान को तो हम वो मासूम सूबा कंसीडर करते हैं जो कि देखते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है, उस तरफ चल पड़ते हैं। खुशहाली की बात कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब, वही बता दीजिए कि वो खुशहाली का जो पैकेज है जिसके दावे और बड़े वादे किए जा रहे हैं, इससे पहले क्या नहीं कर सकते थे बलूचिस्तान के लिए कुछ? जब हुकूमतों में थे तब क्या किया जो अब ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को खुशहाली का पैकेज देंगे? नहीं, ये तो इन्होंने तो पहले भी किया। एक हॉस्पिटल 2 अरब रुपए से खोला इन्होंने, इनकी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने। एक हॉस्पिटल जी मैं एक बात कर रहा हूँ। अच्छा। सी पैक का सारा मंसूबा है वो बलूचिस्तान फोकस्ड है और वो मंसूबा नून लीग ने शुरू किया है। जी इसका क्रेडिट नून लीग लेती है और इसका क्रेडिट और भी बहुत सारी जमातें लेती हैं। अब ये तो फिर कोई नहीं ले सकती। पीपल्स पार्टी पहले आसिफ जरदारी जरा मिन करके चीन का नाम, सी पैक का नाम लेते थे। बाद में उन्होंने देखा कि कोई इसको कंट्राडिक्ट करता तो उन्होंने खुल कर कहना शुरू कर दिया कि मैंने बड़े दौरे किए थे। और भाई चीन ने साफ कह दिया था कि जब तक ये
हम किसी मंसूबे में आने को तैयार नहीं है। अब भी अगर ये लोग आ जाए तो चीन किसी मंसूबे में नहीं आएगा, और चीन इजी फील करता है शिल्पों के साथ। बुरी बात है, अच्छी बात है, फील करते हैं वो यही, और यही उनका नक्शा है, यही उनका प्रॉब्लम पैदा होता है कि इस पर अमेरिकन और वेस्टर्न लॉबी जो है उनसे नाराज हो जाती है, और ये लोग उनसे बना के रखते हैं पीपल्स पार्टी की। इस वक्त ये लड़ाई नहीं लंबी चौड़ी, मैं खाम खा इस बहस में पड़ गया हूँ। पीपल्स पार्टी की इस वक्त बहुत छोटी सी लड़ाई है। छोटी सी लड़ाई ये है कि पंजाब, वो उनका ख्याल था कि कुछ यूपी पंजाब की सीटें उन्हें मिल जाएंगी, जो अब इस्तेहकाम पार्टी बन गई है, कुछ नवाज शरीफ उन्हें एडजस्ट करेगा, और मिल मिलाकर ख्याल तो सज्जाद मीर साहब ये भी था, आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश ही कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि कुछ सबक बाग दिखाए गए थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाएंगे। लेकिन वो तो बस सारा कुछ करने के बाद जी बिलावल को वजीर आजम बना देंगे। हाँ जी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। फारूक हमीद खान साहब, ठीक है, टाइम एक्चुअली शॉर्ट है, मुझे सबको टाइम देना है। फारूक हमीद खान साहब, पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए जो सियासी मुश्किलात पैदा करने की बातें कर रही है, क्या ये वाकई पैदा कर भी सकती है मुश्किलात? नहीं, मेरा ख्याल है इस वक्त जो वेव प्रेस जो राइट कर रहे हैं वो गाजी पात्र नवाज शरीफ साहब हैं, और मैं देख रहा हूँ कि वो अपना जो रोल है अगर नेशनल मीडिया लेकर सामने आ रहे हैं। अच्छा। और इसी तरह वो बलूचिस्तान में भी गए हैं, कराची में भी गए हैं, और एक ओवरऑल नेशनल रिकंसिलिएशन की बात हो रही है। बलूचिस्तान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहां पे आपको पता है दहशतगर्दी की वेव असर उठाती है, और PLA PRA ग्रुप है। मेरा ख्याल है बलूचिस्तान की लोगों को एंगेज करना, लीडरशिप एंगेज करना, यूनिटी ऑफ फेडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्मनी ऑफ द फेडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू इज इम्पोर्टेंट। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब जो है कामयाब क्या हो जाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान का एक मखसूस एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का। लेकिन फारूक हमीद साहब, ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब का तो पहले कद इतना बड़ा है, और पहले ही नवाज शरीफ साहब के साथ हर तरह की डील हो चुकी है, उनको जरूरत नहीं थी कोयटा के दौरे की, इलेक्टेबल्स की मंजूरी और कबूलियत तो पहले हो चुकी है। इसका प्रेजेंट कर रहे हैं अपना कि उनका एक नेशनल लेवल का उनका अकद है। ऑब्वियसली एवरी पार्टी हैज द राइट एज अ पार्टी लीडर कि जनाब अगला प्राइम मिनिस्टर वो होंगे, तो जिसमें बातचीत चल हम देख रहे हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तो जाहिर बात है वो भी अपना वेट थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब के दौर में, पिछले दौर में जो डॉक्टर मालिक साहब की 2.5 साल गवर्नमेंट आई थी, मैं समझता हूँ उसमें बेहतरीन काम हुआ था। नाराज बलोच को एंगेज किया गया था। बड़ी तादाद में बलोच जो फरारी थे, पहाड़ों में थे, उन्होंने हथियार डाले थे, वो नीचे आए थे, और इस किस्म के हालात थे कि दहशतगर्दी के जो भी वहां पे हैं। तो अगर कोई डॉक्टर मालिक जैसे अच्छे बलोच लीडर, ठीक है, मुबशिर बुखारी साहब से मुझे वेरी क्विक रिस्पांस लेने दीजिए। बुखारी साहब, ठीक है, बुखारी साहब, नून लीग का तो जो मंशूर है वो तो हम देख रहे हैं, डिफरेंट टॉक शोज में बैठकर बात करें मुसद्दिक मलिक साहब भी कि जी हमने मोटरवेज का जो जाल बिछाया है वो पूरे मुल्क में बिछाने का टाइम आ चुका है, और श्रीलंका के जो हालात थे, अफ्रीका के जो हालात थे, उससे तो फिर भी पाकिस्तान काफी बेहतर है। पेरिस की बात करती थी नून लीग, शहबाज शरीफ साहब के लाहौर को मिनी पेरिस बनाना है, वो तो अब खैर वादे दावे रह गए, अब तो हमारा मुकाबला अफ्रीका से होना शुरू हो चुका है। तो आप क्या कहेंगे इस पर कि अब नून लीग कितनी कॉन्फिडेंट है कि मईशत को दलदल से जो फंसी हुई है हमारी, उसको निकाल सकते हैं, मईशत को दलदल से? जी, बड़ा क्विकली मैं एक अर्ज करूंगा कि ऐसी मईशत जो डिपेंडेंट हो IMF के लोन्स पे, लोकल बैंक से लोन पे, स्टेट बैंक से नोट छपवाने पे, और हमसाया ममालिक और दूसरों की तरफ देखने में कि वक्त आने पे हमारे अकाउंट्स में पैसे रखवा दें, वो मईशत इतनी आसानी से दलदल से नहीं निकल सकती। अच्छा। उसके लिए आपको कम से कम कंसिस्टेंट पॉलिसीज 15 साल के लिए दरकार होंगी, और वो भी कंसिस्टेंट हो, यानी ये ना हो कि एक ने अगर कुछ दाग बेल रखी है तो अगला आके उसे चेंज कर दे, तो उसके अलावा ये दावे ही रहेंगे। मोटरवे से ठीक नहीं हो सकते मामलात, आप ये कह रहे हैं कि वो लाहौर पेरिस बनते बनते स्मॉग में दुनिया का नंबर 1 सिटी बन चुका है। वेरी क्विक एंड वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम यू मुबशिर साहब। अब फैसल शकील साहब, आपसे बिलावल भुट्टो जरदारी की मैं बात कर लेती हूँ। उन्होंने अपना मंशूर गुर्बत के खात्मे का कहा है कि गुर्बत के जो सुनामी है उसका खात्मा सबसे ज्यादा जरूरी है और हम निकालेंगे। ये मंशूर आपको लगता है कहीं ना कहीं से रोटी कपड़ा मकान से तो वो बाहर कैसे निकालेंगे अवाम को? अभी तक दे ही नहीं सके, 15 साल उनकी कारकर्दगी हमारे सामने, कराची की हालत देख लें।
ये तो भुट्टो साहब का नारा था, रोटी कपड़ा मकान, आज तक जो है वो यहाँ पर नहीं मिला है किसी को। देख सकते हैं सिंध के क्या हालात हैं, ख़ास तौर पे अंदरूनी सिंध जाएँ तो वहाँ पे लोगों के क्या हालात हैं, ये तो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये बिलावल साहब ने जो आज ऑफ़र की है कि हम में अहलियत है और हमें आज़मा कर देखें, और उन्होंने जो है वो दूसरी तरफ ये वो आवाम से कह रहे थे या किसी और से कह रहे थे? जो है वो किसी और को कह रहे थे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि उन्होंने जो है वो कहाँ पर पेशकश की है कि हम में अहलियत है, हमने थरकोल बनाया और हमने जो है ये मंसूबे किए, हमने जो है वो जो वज़ारत ख़ारिजा में था तो ये सब कुछ किया, तो हम में पीपल्स पार्टी में अहलियत है, हमें आज़मा कर देखें, ये कहीं और वो पेशकश कर रहे थे। और ये उसके साथ-साथ उन्होंने जो है अपने मुखालफिन मुस्लिम लीग नून को जो है वो तनकीद का निशाना इसलिए बनाया कि मुस्लिम लीग नून ने रुख किया है सिंध की तरफ, एमक्यूएम से मुज़ाकरात किए हैं और इसके अलावा कौम परस्तों की तरफ सिंध के भी लाले पड़ गए पीपल्स पार्टी को, इसलिए वो खिलाफत में इस तरह के बयानात आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। शिकार है और इसीलिए ये उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ पंजाब को देखे, दूसरे सूबों की तरफ ना झाके, सिंध में और बलूचिस्तान की तरफ ना जाए। तो ये बहुत शुक्रिया फैसल शकील साहब आपका, मुबशिर बुखारी साहब आपका, फारूक हमीद खान साहब, सज्जाद मीर साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।